तो समझ लो। हाँ बोलिए भाभी जी, 500 तो योजन का जैसे होता है ना, हीरा पन्ना माणक मोती का कोई आभूषण बना हुआ हो, सब होता है ना उसमें मिले जुले कोई हाँ सेट में। तो उसी हाँ प्रकार यहाँ पर ये चारों मिले जुले हैं, और इसलिए अपने को मिले जुले मानना पड़ रहा है, क्योंकि समवायिंग सूत्र में ऊपर वाला जो विभाग है, जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति में 36,000 योजन का कहा गया, ये 63,000 योजन का, 500 हाँ योजन पर नंदनवन, 63,000 योजन तक सोमनस, और उसके बाद 36,000 पंडक वन बताया। लेकिन समवायिंग में क्या बता रहे हैं, 38,000 योजन का बता रहे हैं। इसका कारण फरमाते हैं बहुश्रुत महाराज प्रकाश मुनि जी गुरुदेव ने फरमाया था, बोले कि ऊपर की तरफ भी स्फटिक है, तो ये जो स्फटिक ऊपर का खाली जम्बूनद स्वर्ण है, जो 36,000 का विभाग है वो हाँ खाली सोना है वो, और यहाँ बैंगनी सोना है नहीं। सोमनस वन में 4 बता दिए हैं, अंक हाँ रत्न जी, स्फटिक रत्न सोना। हाँ थोड़ा सा पेज ऐसे करी ना, मैसेज आ रहा है कि दिख नहीं रहा है। मैं तो पेपर में खाली वो कर रही थी। हाँ वही जो भी आपने ड्रॉ किया है। अच्छा, एक मिनट देखते हैं कुछ करके। ये देखो, मैंने पर्वत और कुछ नहीं बनाए, लाइनें बना दी है खाली। 63,500 और ऊपर 36,000, ये 3 वन है, ये 3 लाइनें दिख ही रही है ना, तो सबको कर ही लो। 500 हाँ योजन नंदन वन दिख रहा है सोनम, हाँ नंदन 500 लिखा हुआ हाँ जी, 500 अभी दिख रहा है। दिख रहा हाँ है, और उसके ऊपर 63,000 योजन का सोमनस वन है। ये 63,000 योजन 4 प्रकार का कहा गया है। इसको अंक रत्न, स्फटिक रत्न, सोने का जातरूप रत्न और रजत में यानी चांदी, सोना चांदी अंक रत्न स्फटिक रत्न, ये 4 प्रकार का कहा गया। और ऊपर वाला सिर्फ बैंगनी सोना, जम्बूनद सोना, जो 36,000 योजन लिखा हुआ है ना, लिख रहा है 36,000, हाँ। एक से सब लिख लो एक बार ऐसे रफ बना के। भाभी जी सेकंड वाला 62,500 होगा ना? अभी नहीं है 63,000, वो 62,500 मत लो। अच्छा 63। 36,000 टोटल कितना हुआ, 500 मिला के ज्यादा हो रहा है ना। हाँ नहीं, 500 तो फिर 62,500 लेते ना, तब ये हाँ, 63,000। ऐसे टोटल में 62, सोमनस को 63 का है, 62,500 लो, सही बात हाँ है। भद्रशाल वन ने 500। तो भद्रशाल तो जमीन पर ही है, उसकी तो बात ही हाँ नहीं है। नंदनवन 500, सोमनस हाँ 62,500 और वो 36,000, आंटी ये कहा 1 लाख, गया। आंटी 1 लाख योजन करने के लिए तो 63,500 होगा, तभी तो 1 लाख होगा ना आंटी। नहीं 63 और ऊपर नीचे का 1,000 जोड़ ली। नीचे का 500 बोले थे ना। नहीं, जमीन के नीचे का 1,000 हजार। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है। कितना हुआ। हो गया 36, 63,000 हो गया 1 लाख। 36 और 63 दोनों को मिलाकर। अच्छा इसमें देखो ये जो, हाँ मेरा हाथ कहाँ जा रहा है, दिख रहा है ना, ये जो आंटी लिखा है सोमनस वन लिखा है ना, ये बीच में एक मैंने लाइन कर दी दिशा की, ऊर्ध्व दिशा के, पूरी एक लाइन ऊर्ध्व दिशा कर ले। 500 योजन का ही कहा है, तो सम योजन से, सम भाग से ऊपर 500 योजन की ये जो लाइन दिख रही है ना नंदन वन, यहाँ पे जो ऊर्ध्व दिशा है, यहाँ चांद सूर्य की रोशनी पड़ रही है, इसलिए अपन खेताणुवाय में बोलते हैं ना काल बताया ऊर्ध्व दिशा में, और 10 दिशाओं के थोकड़े में भी काल बताया सुनीता, हाँ हाँ बताए भाभी जी। बताया ना इस अपेक्षा से। अब कह रहे हैं कि ये 10 दिशाओं की ये काल यहाँ आया कहाँ से। अगर विभाग लेते अपन 63,000 में 4 बता रहे हैं, 62,500 63,000 में भगवान ने 4 बताए विभाग। अगर यहाँ अपन ऐसे ले ले अलग अलग, पहले ले ले अंक रत्न, फिर स्फटिक रत्न, फिर ये, तो स्फटिक रत्न का तो यही विभाग खत्म हो जाएगा। और हाँ सम्मान 98 में क्या बता रहे हैं, 38 में भी बता रहे हैं कि यहाँ पर ऊपर का जो ये भाग है, ये 2,000 योजन तक ये बैंगनी सोना दिखता है यहाँ। अच्छा अच्छा तो 2,000 तक। का मतलब यहाँ भी स्फटिक है, तो ये मिला जुला है, मिला जुला आभूषण होता है ना, कोई हीरा पन्ना माणक मोती का, उस प्रकार से ये चारों मिले जुले माने जा रहे हैं। नहीं तो यहाँ ऊपर कहाँ से लाए फिर स्फटिक, अच्छा ये मिला होने से सब जगह पाया जा रहा है।
हाँ, कहीं यहाँ भी स्फटिक है, वहां भी स्फटिक है, इधर भी स्फटिक है, यहाँ सोना, यहाँ चांदी, मिला जुला, ऐसा माना जा रहा है। और एक भाभी जी क्वेश्चन नंबर 8484। पेज नंबर, हाँ मिल गया। 841। हाँ जो सेकंड पॉइंट है ना भाभी जी, रत्न हाँ। प्रभा के शेष 1,79,000 चरमात मनुष्य क्षेत्र की सीध पे ली है, इसलिए 1,79,000 योजन के, हाँ मनु चरमात योजन लिख लो। चरमात मनुष्य क्षेत्र की सीध में नहीं है, इसलिए वहां से 2-3 समय में एक समय में नहीं। तो भाभी जी यहाँ पर चरमात में रहे हुए जो 18 बोल है वो जो 2 बोल में जाकर उत्पन्न हो रहे हैं ना। हाँ, उसी के बाद चल रही है ना, ऊपर के प्रश्न में देखो। हाँ, 18 बोल मनुष्य क्षेत्र में 2 बोलों में कितने समय की बिगड़े गए। तो भाभी जी यहाँ पर जो कर्व है जो उसका बीसी आ गया है, वहां पर तो एकदम ऐसे स्ट्रेट में ऐसे सीधा आया हुआ है, तो वो उसको यानी सीधा पोजीशन मिल रहा है, और यहाँ पर थोड़ा तिरछाई में आ गया, इसलिए उसको हाँ सीधे पोजीशन नहीं मिल रहा। हाँ, इसलिए रिजु गति से नहीं जा सकेंगे, सीधा आके फिर जाना पड़ेगा, तो कम से ऐसे कम। तो भाभी जी, हाँ बोलो। हाँ ठीक है भाभी जी मेरा। हो गया, बोलो अनीता। जय जिनेन्द्र मासी। हाँ अनीता, उस दिन बात भाई, सॉरी, फिर ध्यान से चुक गया। अरे वो ठीक है, वो आप लोग बहन लोगों की बात है। हाँ बोलो। मासी, इसमें सोना, स्फटिक और 2 विभाग क्या होगा? पहला अंक रत्न। अंक अंक रत्न को चमकीला कहा जाता है, जैसे चमकीले कांच की तरह रिफ्लेक्शन पड़ता है, वो अंक रत्न, स्फटिक रत्न, सोना और चांदी। चांदी, ठीक। रजत बोल। कौन कर रहा है रीडिंग? विजयलक्ष्मी। हाँ आंटी। हाँ पढ़ो। प्रणाम भाभी जी। आंटी एक डाउट और है। प्रश्न, हाँ बोलो। अच्छा हाँ, सोना आंटी का। जय जिनेन्द्र साहब प्रणाम। ये अभी आपने बताया ना, ये इसमें आलोक लोक के बुक है ना, नक्शे वाली, उसमें है पूरा क्या आलोक है? लोक। ये जो हाँ अभी आपने बताया ना, स्फटिक रत्न 500 योजन, ये वाला जो नंदनवन वगैरह, ये आओ मेरे को आओ। अगर पेज, हाँ, हाँ पेज नंबर 24 पे है, उसके आलोक लोक के नक्शे में। आलोक लोक के या आओ लोक की सैर? बुक है ना छोटी सी पतली सी, अच्छा। आलोक में लोक, ओ उसमें पूरा कंप्लीट डिटेल दे रखा है। अच्छा। जय जिनेन्द्र आंटी। हाँ आंटी, बोलिए। वो काल है वो वहां पर वो ट्रांसपेरेंट पार्ट है, और ये बैंगनी सोना ट्रांसपेरेंट नहीं है ना, ऐसे ही है ना समझना? ये सोना तो ट्रांसपेरेंट होगा ही नहीं, ऊपर का 36,000, लेकिन उसके हाँ ठीक नीचे सोमनस वन में स्फटिक रत्न है, तब उसकी प्रभा पड़ रही है 2,000 योजन तक, ये पूरा बैंगनी है। और इसके बाद हाँ। ये यहाँ से यहाँ तक बैंगनी दिख रहा है। क्यों दिख रहा है बैंगनी? क्योंकि यहाँ स्फटिक रत्न है, इसलिए उसकी परछाई पड़ रही है। तो इसमें कोई कोई पार्ट ट्रांसपेरेंट है या पूरा ट्रांसपेरेंट है, ऐसे फूल पूछ रही हूँ। नहीं है, कोई कोई भी हो, अगर कई जगह भी है तो वो बताया गया, भगवान ने बताया है। मतलब कोई कोई जगह पर ही वो रत्न होगा, या ऐसे वहां पर ही है ना? हाँ ट्रांसपेरेंट है, ऐसे ही समझना है। राकेश, पहले तो हम लोग भी पट्टी में करते थे, राकेश मुनि जी महाराज साहब ने पहले कहा, बोले नहीं ये मिला जुला कांड है, तो उस वक्त मेरे भी समझ में नहीं आया था, बाद में लगा कि हाँ ठीक ही बात है, नहीं तो ऊपर का कैसे बैठेगा। 2,000 जो परछाई पड़ रही है ना सोमनस वन में बैंगनी सोने की, उस पट्टी के कारण, यानी ऊपर भी है, ऊर्ध्व दिशा के सीध में है, कहीं 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 दूसरा है, कहीं कुछ है। अब पूरी गोलाई है कि नहीं है, इतना उल्लेख अभी उपलब्ध नहीं है। तो ये परछाई पड़ रही है, तो मतलब ये ऊपर का भाग तो बैंगनी दिख रहा है, और इसकी परछाई नीचे पड़ रही है, तो ये लाइट बैंगनी दिखेगा या कैसा दिखेगा, मैं ऐसे तो पूछ रही हूँ। बैंगनी दिख रहा है हूबहू स्फटिक में तो जैसा डोरा प्यो दो वैसे रंग की हो जाती है ना स्फटिक, तो बैंगनी का रिफ्लेक्शन आ रहा है, कांच के सामने अपन पीला रखे हैं तो ये पीला दिख रहा है ना, हाँ, उसी तो प्रकार। ऊपर का ट्रांसपेरेंट नहीं है और बीच वाला ये ट्रांसपेरेंट है, यही समझना है ना? ये बीच वाला देखिए, ये बैंगनी सोना मानो, ये स्फटिक हाँ रत्न का, हाँ इसकी परछाई यहाँ 2,000 योजन तक पड़ रही है, जहां तक मेरी अंगुली है। हाँ। इसके भगवान ने ऊपर के विभाग को 38,000 योजन का कह दिया है।
आगमों में कहीं 36,000 कहीं 38,000, तो इसका समाधान वैसे किया गया था। अच्छा ठीक है, मैं और ट्राई करती हूँ समझने के लिए। ठीक है। मासी, वो बैंगनी सोना का नीचे परछाई पड़ रहा है, ऐसे समझना है क्या? हाँ हाँ, बैंगनी सोना 36,000 योजन में है। हाँ भगवान कह रहे हैं कि ऊपर का विभाग है 38,000 योजन का, तो हाँ 38,000 योजन कैसे हुआ? ये स्फटिक है, ये पेन वाला पोर्शन, इसकी परछाई यहाँ 2,000 योजन तक पड़ रही है। और इसको 62,000 लेना है कि 63? नहीं, इसको 63 टोटल मिला के ऊंचाई ले रहे हैं, 62.5 लेना है सोमनाथ स्तंभ को, तभी साढ़े हो। देखो 62.5 नीचे का 500, तो टोटल हो गया 63 और ऊपर का 36, कितना हुआ? 99 प्लस जमीन के अंदर 1,000 योजन। हाँ ठीक। प्रश्न 8487। शर्करा पृथ्वी के भी 1600 गमक होते हैं, इन्हें स्पष्ट कीजिए। उत्तर। पॉइंट 1। शर्करा पृथ्वी के पूर्व चरमांत से 18 बोलों के जीव पश्चिम चरमांत में 18 बोलों में उत्पन्न होने के 18 इंटू 18 इज इक्वल टू 324 गमक 1 2 3 समय की विग्रह गति के। पॉइंट 2। मनुष्य क्षेत्र के बादर तेजस काइक के पर्याप्त अपर्याप्त 2 बोलों के जीव शर्करा पृथ्वी के पश्चिम चरमांत में 18 बोल रूप में उत्पन्न होने के 2 इंटू 18 इज इक्वल टू 36 गमक 2 3 समय की विग्रह गति। शर्करा पृथ्वी का चरमांत मनुष्य क्षेत्र की सीध में नहीं है, इसलिए एक समय की गति नहीं है। पॉइंट 3। मनुष्य क्षेत्र के 2 बोलों के जीव मनुष्य क्षेत्र में 2 बोल में उत्पन्न होने के 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4 गमक 1 2 3 समय की विग्रह गति के। पॉइंट 4। शर्करा पृथ्वी के पूर्व चरमांत के 18 बोलों के जीव मनुष्य क्षेत्र में 2 बोल में उत्पन्न होने के 18 इंटू 2 इज इक्वल टू 36 गमक 2 3 समय की विग्रह गति के। पूर्व चरमांत के 324 प्लस 36 प्लस 4 प्लस 36 400 गमक तो चारों चरमांत के 400 इंटू 4 इज इक्वल टू 1600 गमक होते हैं। इसी प्रकार शेष 5 पृथ्वियों का भी कहना चाहिए। नोट। रत्न प्रभा आदि 7 पृथ्वियों के चारों दिशा के चरमांत के 1600 इंटू 7 इज इक्वल टू 11,200 गमक होते हैं। प्रश्न 8488। 2 से 6 पृथ्वियों के चरमांत से उपर्युक्त मनुष्य क्षेत्र संबंधी 36 प्लस 36 इज इक्वल टू 72 गमक की विग्रह गति 2 3 समय की होती है, एक समय में क्यों नहीं होती है? कोई भी जवाब दे देंगे, आ चुका ऊपर भी। क्यों नहीं होती एक समय की गति? कौन बोलेगा? सोनम जी बोलिए। आंटी मैं सोनम जैन। ही अच्छा, हूँ आंटी। ओ तुम ही हो क्या? हाँ। ध्यान बोलूँ नहीं। अच्छा किस हाँ बोलो बोलो। कोई आंटी वो मनुष्य क्षेत्र की सीध में नहीं होते हैं, इसलिए ये ऐसे गई है उनको ना। एक टर्न करके ही आना पड़ता है, मिनिमम एक टर्न। इन 6 पृथ्वियों के चरमांत मनुष्य क्षेत्र की सीध में नहीं है, इसलिए इनमें एक समय की विग्रह गति नहीं होती है। प्रश्न 8489। भंते अधोलोक की स्थावर नाल के 18 बोलों के जीव ऊर्ध्वलोक की स्थावर नाल में 18 बोलों में कितने समय की विग्रह गति से उत्पन्न होते हैं? उत्तर। गौतम
3-4 समय की विग्रह गति से उत्पन्न होते हैं। 18 into 18 is equal to 324 गमक। प्रश्न 8490। उपर्युक्त जीव 1-2 समय की विग्रह गति से क्यों नहीं उत्पन्न होते हैं? उत्तर, तिर्यक लोक का भाग संकरा है, इसलिए अधोलोक की स्थावर नाल वाले जीव प्रथम समय त्रसनाल में जाते हैं, दूसरे समय में ऊर्ध्वलोक में जाते हैं, फिर तीसरे समय में ऊर्ध्वलोक की स्थावर नाल में उत्पन्न होते हैं। इससे कम समय में वे वहां नहीं पहुंच सकते हैं, इसलिए इनमें 1-2 समय की विग्रह गति नहीं होती है। प्रश्न 8491। भंते, मनुष्य क्षेत्र के 2 बोलों के जीव अधोलोक की स्थावर नाल में 18 बोलों में कितने समय की विग्रह गति में उत्पन्न होते हैं? 18 into 2 is equal to 36 गमक। उत्तर, गौतम 2-3 समय की विग्रह गति से उत्पन्न होते हैं। नोट, अधोलोक की स्थावर नाल मनुष्य क्षेत्र की सीध में नहीं है, इसलिए ये ऋजु गति से एक समय में वहां उत्पन्न नहीं हो सकते हैं। प्रश्न 8492। भंते, अधोलोक की स्थावर नाल के 18 बोलों के जीव मनुष्य क्षेत्र में 2 बोलों में कितने समय में उत्पन्न होते हैं? 18 into 2 is equal to 36 गमक। उत्तर, गौतम 2-3 समय की विग्रह गति से उत्पन्न होते हैं। नोट, कोई भी स्थावर नाल मनुष्य क्षेत्र की सीध में नहीं है, इसलिए एक समय की विग्रह गति नहीं है। तो ध्यान ही है स्थावर नाल एक रज्जु के बीच में। प्रश्न 8493। भंते, मनुष्य क्षेत्र के 2 बोलों के जीव मनुष्य क्षेत्र में 2 बोलों में कितने समय की विग्रह गति से उत्पन्न होते हैं? 2 into 2 is equal to 4 गमक। गौतम 1-2-3 समय की विग्रह गति से उत्पन्न होते हैं। अभी तक ये सेम ध्यातव्य कितनी बार आ गया? ध्यातव्य बिंदु। हाँ, 1 मिनट। ये जो मनुष्य क्षेत्र के 2 बोलों के जीव मनुष्य क्षेत्र में है, कितनी बार आ चुका है? ये यहाँ आया हुआ है, इसके पहले कहाँ आया? 8491 में। 8482 में देखो, मनुष्य क्षेत्र के 2 बोलों के जीव 2 आ गया। 8491 में तो अधोलोक की स्थावर नाल में मनुष्य क्षेत्र का मनुष्य क्षेत्र की बात चल रही है ना यहाँ। अब इसका कारण आगे मिलेगा, रिपीट क्यों हुआ है। ध्यातव्य बिंदु पॉइंट 1। अधोलोक की स्थावर नाल से कुल 324 प्लस 36 प्लस 36 प्लस 4 इज इक्वल टू 400 गमक होते हैं। ये सब Point ऊपर 2। उन्हीं को जोड़ा गया है, सब प्रश्न हो चुके हैं ऊपर। इसी प्रकार ऊर्ध्वलोक की स्थावर नाल से भी 400 गमक कहना चाहिए। पॉइंट 3। उपरोक्त 11,200 गमक प्लस 400 इज इक्वल टू 12,000 गमक। प्रश्न 8494। 7 पृथ्वियां, अधोलोक, ऊर्ध्वलोक, इन 9 की पृच्छा में 2 बोल के जीव 2 बोल में उत्पन्न होते हैं। यह बोल प्रत्येक पृच्छा में है, यानी 9 बार यह बात कही गई है। क्या यह पुनरावृत्ति दोष नहीं है? उत्तर, समान तरह के पाठों का चिंतन मनन करते हुए साधक मध्य के पाठ का उल्लंघन नहीं करता है। अध्ययन का यह एक विशिष्ट प्रकार है जो साधक की एकाग्रता एवं सरल हृदयता को सूचित करता है। अतः इसे पुनरावृत्ति दोष नहीं कहा जा सकता है। सरल हृदयता को अंडरलाइन करना।
आत्मा की अनमोल रिद्धि है ये। प्रश्न 8495, लोक की चारों दिशाओं के चरमांत में एकेंद्रिय के कितने भेद हैं? उत्तर, लोक के चारों दिशाओं के चरमांत में एकेंद्रिय के 12 भेद हैं, यथा 5 सूक्ष्म, स्थावर और बादर वायुकाय, इन 6 के पर्याप्त और अपर्याप्त। और रत्न प्रभा आदि के पृथ्वी के चरमांत में 18 बोल थे, यहाँ 12 आ गए। प्रश्न 8496, भंते, लोक के पूर्व चरमांत के 12 बोलों के जीव मरकर पूर्व चरमांत के 12 बोलों में कितने समय की विग्रह गति से उत्पन्न होते हैं? 12 into 12 is equal to 144 गमक। उत्तर, गौतम, 1, 2, 3, 4 समय की विग्रह गति से उत्पन्न होते हैं। इसी प्रकार पूर्व चरमांत से पश्चिम चरमांत के भी 144 गमक, अतः 144 प्लस 144 इज इक्वल टू 288 गमक। नोट पॉइंट 1, जैसे एक समय की गति में नीचे की प्रतरों से ऊपर की प्रतरों में गया। पॉइंट 2, 2 समय की गति में ऊपर जाकर मोड़ लेकर थोड़ा स्थान बदल दिया। पॉइंट 3, 3 और 4 समय की गति प्रश्न संख्या 7401 के चित्र में देखो। प्रश्न 8497, भंते, लोक के पूर्व चरमांत के 12 बोलों के जीव मरकर उत्तर के चरमांत के 12 बोलों में कितने समय की विग्रह गति से उत्पन्न होते हैं? 12 into 12 is equal to 144 गमक। इसी प्रकार दक्षिण चरमांत के भी 144 गमक, कुल 288 गमक। उत्तर, गौतम, 2, 3, 4 समय की वाक्यावली ठीक नहीं है। पॉइंट 2 के नोट में 8496 में 2 समय की गति में ऊपर जाकर, यानी पहली बार ऊपर गया, फिर मोड़ लेकर थोड़ा स्थान बदल दिया। थोड़ा क्या है, मोड़ लेकर वहां पर उत्पन्न हो गया। वाक्यावली अच्छी नहीं लग रही है, मोड़ लेकर उत्पन्न हुआ। नोट पॉइंट 1, लोक के पूर्व चरमांत से पूर्व चरमांत में जाने के और पूर्व चरमांत से शेष 3 दिशाओं के चरमांत में जाने के कुल 144 into 4 is equal to 576 गमक होते हैं। पॉइंट 2, इनमें 1, 2, 3 और 4 समय के 288 गमक और पॉइंट 3, 2, 3, 4 समय के 288 गमक हैं। प्रश्न 8498, लोक की चारों दिशाओं के चरमांत के 12 बोलों के जीवों के कुल कितने गमक होते हैं? उत्तर, समग्र कथन पूर्व दिशावत है, अतः चारों दिशा के चरमांत के 576 into 4 is equal to 2304 गमक होते हैं, यथा पॉइंट 1, चारों दिशाओं में 1, 2, 3, 4 समय के 288 into 4 is equal to 1152 गमक होते, और पॉइंट 2, चारों दिशाओं में 2, 3, 4 समय के 288 into 4 is equal to 1152 गमक, कुल 2304 गमक। नोट, इस सूत्र पाठ में कुल 12,000 प्लस 2304 इज इक्वल टू 14,304 गमक है। 12,000 गमक इसमें प्रश्न 8493 में आ चुके थे वहां। अब देखो, साधक पहले जैसे किताबें नहीं थी, गिनते थे वो लोग, थोपड़े फेरते थे, आगम हूबहू दोहराते थे, तो उनकी आंखों के सामने ये सब पिक्चर आता था। गणित में रुचि वाले इतने गमक हुए, यहाँ से
बोल हुए, इसके 288 गमक हो रहे हैं, कितनी एकाग्रता से वो महापुरुष गिनते होंगे। अभी भी सोचो, अपन ने गांगे अंगार के भंग किए, किसी ने वापस दोहराए? किसी ने नहीं। आचार्य श्री श्रीलाल जी महाराज साहब व्याख्यान दे रहे थे, गांगे अंगार के भंग पर व्याख्यान चल रहा था उनका। उनकी आंखों की ज्योति उस समय कम हुई, तुरंत व्याख्यान से उठ के गए अंदर, दूसरे संतों को कहा व्याख्यान दो, और फिर थोड़ी देर में उन्होंने संखारा पर छक लिया। उन्हें वहां बोध हो गया कि अब मेरी आयुष आने वाली है। तो सोचो, गांगे अंगार के भंगों पर व्याख्यान, अपन सोच सकते हैं इतने गणित, इतने वो करने में ही भार लगता है, और वो महापुरुष व्याख्यान में दे रहे थे, समझा रहे थे पूरे भांगे। तो ऐसे ही चिंतन करो, कैसे मुनिराज साधु साध्वी भंगों को फेरते हैं, ऐसे कितनी उनकी निर्जरा होती है। पर प्रश्न 8499, 14304 गमकों में से 1, 2, 3 समय आदि की विग्रह गति के कितने गमक हैं? उत्तर पॉइंट 1, 1, 2, 3 समय के 9480 गमक। पॉइंट 2, 2, 3 समय के 1872 गमक। पॉइंट 3, 3, 4 समय के 648 गमक। पॉइंट 4, 1, 2, 3, 4 समय के 1152 गमक। पॉइंट 5, 2, 3, 4 समय के 1152 गमक। कुल 9480 प्लस 1872 प्लस 648 प्लस 1152 प्लस 1152 इज इक्वल टू 14304 गमक। प्रश्न 8500, उपर्युक्त गमकों की उपयोगिता का वर्णन कीजिए। उत्तर, यद्यपि गणित से 14304 गमकों को समझना सरल है, किंतु भूगोल खगोल की अपेक्षा 1, 2, 3, 4 समय की विग्रह गति का तलस्पर्शी अध्ययन ज्ञानवर्धक होने के साथ साथ आत्मा की सम्यक एकाग्रता यानी आध्यात्मिक वृद्धि को बढ़ाने में और वर्तमान समय को सार्थक करने में अत्यंत उपयोगी है। प्रश्न 8501, भंते, एकेंद्रिय जीवों के स्थान कहाँ हैं? उत्तर, गौतम, पॉइंट 1, 5 सूक्ष्म एकेंद्रिय के 10 भेदों का स्वस्थान जीवन पर्यंत रहने का स्थान संपूर्ण लोक में है। पॉइंट 2, बादर, पृथ्वी कायिक, अपकायिक और वनस्पति कायिक का स्वस्थान लोक के असंख्यतम भाग में है। पॉइंट 3, बादर तेजस कायिक का स्वस्थान मनुष्य क्षेत्र में है। और पॉइंट 4, बादर वायु कायिक का स्वस्थान लोक के बहुत असंख्य भागों, सभी रिक्त स्थानों में है। मनुष्य क्षेत्र में सब जगह बादर तेजस का एक होती है? नहीं आंटी, युगलिक क्षेत्र में नहीं होती ना। हाँ, युगलिक बस। और बोलो कोई। जो भी क्लास का संचालन करने लगता है, पहले श्वेता थी तो सोचे श्वेता इतना अच्छे से दे रही है, दूसरों को बनाए, सब एकदम अच्छे से। नए नए बनते अभी तक तो देखो सब ऐसे जवाब दे देते, सोनम दे रही है वैसे। हाँ बोलिए। आईफोन आया बाद में और रिंकी जी का आया, कौन बोल रहा है? खरीदी है रिंकी जी को। रिंकी जी, वैसे तो आंटी, हाँ वही। ढाई दीप के बाहर भी नहीं होते बादल हैं? तेज। ढाई दीप के बाहर और तेजस का मेरा प्रश्न क्या था? अढ़ाई द्वीप का पूछिए कि क्या प्रश्न पूछा था मैंने? बात अच्छा, में इसने जवाब दिया युगलिक क्षेत्र। मैंने पूछा था और कहाँ? हाँ कांता जी बोलिए। बोलो, आईफोन आया है। आंटी, मेरू पर्वत के क्षेत्र में नहीं है ना, जहाँ देवकृत भूमि होती है ना वहां पर नहीं होगी ना। और बोलो। मेरू पर्वत से और बोलो। युगलिक क्षेत्र हो जाएगी भरत एरवत में, जब युगलिक काल होगा तब।
ये बोलो युगलिक क्षेत्र तो वो बोल ही दी थी ना पहले, ये बोलो अब भरत ऐरावत में जब युगलिक काल होता है तब वहां भी नहीं होता है। आंटी ठीक। मेरी एक जिज्ञासा है, पूछ लूं क्या? आंटी आंटी श्वेता दीदी एक सेकेंड। आंटी कालोदधी समुद्र में भी तो नहीं होगा ना? कालोदधी वहां पे। समुद्र में बिजली है तो हम तो बिजली से देव का मानेंगे? उत्पत्ति योग्य क्षेत्र तो है ही, बिजली कड़कती है तेजस का एक उत्पन्न होती है ना, उस हिसाब से मान देंगे ना? मनुष्य हमारा नहीं तो है। परसों ही पूछ रहे थे आंटी ये वाला क्वेश्चन, कौन सा? कालोदधी का। कालोदधी का मैंने को उपाध्याय भगवान फरमाए थे बिजली की अपेक्षा है वहां पर। आंटी मेरी जिज्ञासा है कि पूर्वी चरमांत से कोई जीव एक समय की गति से पूर्वी चरमांत में ही उत्पन्न हो रहा है किसी भी पृथ्वी में, तो ये एक समय की जो गति मान रहे हैं तो क्या उस थेपी में माननी जहां पर असंख्य प्रत्री एक जैसी उसी थेपी में एक समय की मानेंगे, या जहां पर अंगुल के असंख्यतम भाग की घटोतरी हो गई दंतक पड़ गया तो भी अपन जो दूसरा दंतक आ रहा है वहां पर भी एक समय ले लेंगे, क्योंकि जीव एकदम एग्जैक्ट दंतक में तो रहेगा नहीं आंटी। नहीं एग्जैक्ट नहीं रहेगा, वो दूसरे को स्पर्श कर सकता है। गति उसने ये कि उसके आत्म प्रदेश फैल गए वहां पर मतलब हाँ, मतलब एक थेपी से दूसरी थेपी में भी जा सकता, बाधा नहीं है ना? हाँ फैल जाएंगे ना, प्रदेश होगा ना। ठीक है आंटी, कृपा। प्रणाम सब, जय जी। प्रश्न नंबर 8491 वाला थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए आप। बनते मनुष्य क्षेत्र के 2 बोलों के जीव अधोलोक की स्थावर नाल में 18 बोलों में कितने समय की विग्रह गति से उत्पन्न होते हैं? बोर्ड है क्या 18 अभी सामने? बोर्ड है किसी के पास? श्वेता है सामने? हाँ आंटी क्या बनाना है? ये बनाओ ना, कौन सा वाला? 8491। क्षेत्र के 2 बोलों के जीव ठीक है वो बना के बताएगी, तब तक और कोई प्रश्न दूसरा ले लो। अनीता, प्रश्न हाँ आप बोलिए आपका। ये अभी हुआ नहीं, 8503 अब होएगा तब। ठीक, बोलो अनीता। वैसे मेरा बोलना था, ये जो मनुष्य क्षेत्र का हम बार बार जैसे रिपीट कर रहे हैं, तो 4 गमक 9 बार जोड़ लिए, 9 बार अगर 4 बार ज्यादा ले लिए तो टोटल गमक में तो हमारे फर्क आ रहे हैं ना, बार बार उसी चीज को हम बार बार जोड़ रहे हैं ना। जोड़ रहे हैं ना, वही तो है कि जब साधक एकाग्रता पूर्वक चिंतन कर रहा है तो उस साधक की एकाग्रता, उस महामुनियों की एकाग्रता देखो। रत्न प्रभा पृथ्वी से मनुष्य क्षेत्र, मनुष्य क्षेत्र से मनुष्य क्षेत्र, वो एक भी बोल बीच का छोड़ते नहीं है। फिर शर्करा पृथ्वी से गिन रहे हैं तो फिर वही बोल ले रहे हैं। हाँ फिर वही बोल ले रहे हैं, तो ये 9 बार मतलब रिपीट होते हुए गमक में, मतलब अगर हम सब सिंगल गमक लिखेंगे तो उसमें तो बार बार ये चीज रिपीट आ जाएगा ना, तो काउंटिंग में तो गिनती में तो लिया यही है 9 बार। हाँ 9 बार लेना पड़ेगा ना गिनती में। इसी का लिया गया है, पूरी गिनती में आया है सारे ये बोल। हाँ गिनती में आ गया है, मेरा वही बोलना था कि भिन्नता नहीं रहेगा, वो कॉमन रहेगा उसमें सब में। हाँ, तो यही है कि क्यों ले रहे हैं शास्त्रकार ऐसे, तो चिंतन देखो उनके सरल हृदयता। अपन तो हो तो फट 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 करके आगे का निकल जाते हैं ऐसे। हो गया श्वेत उसका? बोर्ड बता रही है क्या? नहीं तो अभी रीडिंग कर ली। श्वेता दीदी, श्वेता दीदी को 2 मैंने मिनट forward रुकिए करा ना, दिया। 2 मिनट रुकिए, मैं अब करती हूँ वापस हैंड रेस, है ना? तो आप रीडिंग करिए। श्वेता दीदी आपको आपको फॉर्वर्ड बना दिया। हाँ ठीक है रीडिंग करो विजयलक्ष्मी तब तक। प्रश्न 8503। भंते एकेंद्रिय जीव कितने कर्मों का बंध और वेदन करते हैं? उनमें कितने समुद्घात हैं तथा वे कहाँ से आकर उत्पन्न होते हैं? उत्तर: गौतम 7-8 कर्मों का बंध करते हैं। श्रोत्रेंद्रिय आवरण आदि 14 कर्म प्रकृतियां। प्रश्न संख्या 8452 देखें। 8460 उसको ठीक कर लो, 60 कर लो। श्रोतेंद्रिय आवरण आदि 14 कर्म प्रकृतियां वेदते हैं। इनमें 4 समुद्घात हैं और 74 स्थानों से आकर उत्पन्न होते हैं, यथा 46 तिर्यंच, 3 मनुष्य और 25 देव।
10 भवनवासी, 8 वाणव्यंतर, 5 ज्योतिष्क और पहला दूसरा देवलोक। प्रश्न 8504, एकेंद्रीय जीवों में कर्म बंध में समानता और विषमता भिन्नता का वर्णन कीजिए। उत्तर, एकेंद्रीय जीवों में कर्म बंध की चौभंगी इस प्रकार है। पॉइंट 1, समस्थिति वाले एकेंद्रीय जीव सम विशेषाधिक कर्म बंध करते हैं। समस्थिति वाले एकेंद्रीय जीव विषम विशेषाधिक कर्म बंध करते हैं। पॉइंट 3, विषम स्थिति वाले एकेंद्रीय जीव सम विशेषाधिक कर्म बंध करते हैं। पॉइंट 4, विषम स्थिति वाले एकेंद्रीय जीव विषम विशेषाधिक कर्म बंध करते हैं। नोट पॉइंट 1, इस चौभंगी में एकेंद्रीय जीवों की आयु वेदन के 4 भेद करके कर्म बंध की न्यूनाधिकता का वर्णन किया गया है। पॉइंट 2, समस्थिति और विषम स्थिति शब्द आयु के उदय की अपेक्षा है तथा पॉइंट 3, सम और विषम विशेषाधिक कर्म बंध शब्द मृत्यु के समय और कर्म बंध की न्यूनाधिकता की अपेक्षा है। आगे ना, तो देखो पहले सम स्थिति पॉइंट 1 में है, तो एक साथ आयु के उदय वाले जीवों की बात चल रही है इसमें, और सम विशेषाधिक कर्म बंध कर रहे हैं, यानी एक साथ में मर रहे हैं किंतु कर्म बंध विशेषाधिक कर रहे हैं। एक इंद्रिय जीव कितना कर्म बंध करते हैं, इनका उत्कृष्ट बंध मान लो 1 सागर का होता है। संगी पंचेंद्रिय तो 70 कोटि सागरोपम का बंध कर लेते हैं। इनकी चेतना अविकसित होती है, इसलिए उत्कृष्ट ये 1 सागरोपम का बंध करते हैं। कोई कम करे, अध्यवसाय इनके थोड़े हीन शुभ रहते हैं, उस समय उससे पल्योपम के असंख्यतम भाग करते हैं। अपन अबाधा काल का टुकड़ा करेंगे प्रज्ञापना सूत्र में, वहां ये विस्तार से वर्णन आ जाएगा। इस प्रकार भिन्नता बता रहे हैं कर्म बंध की, तुल्यता का कथन नहीं है, सिर्फ विशेषाधिकता ही ले रहे हैं। हाँ बता दो पहले वो, फिर आगे ले लें। आंटी मतलब ये वाला जो पोर्शन है ये आपका समतल भूमि समभूमि भाग है, मनुष्य क्षेत्र का 1 रज्जु लंबा चौड़ा है ये, और 1000 योजन इसकी गहराई है। इसके नीचे आपका अधोलोक स्टार्ट होता है, इसके नीचे की साइड अधोलोक स्टार्ट हो रहा है जैसे मनुष्य क्षेत्र को एक गोला तो ना बीच में। हाँ ये वैसे ये स्थावर नाल ये ऐसे आई है लगभग। अब यहाँ पर अधोलोक की स्थावर नाल में उत्पन्न करना है, मतलब ये स्थावर नाल यहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ से, और इसको उत्पन्न करना है कौन से एरिया के अंदर, इसको उत्पन्न करना है इस एरिया में, ये वाला जो एरिया है ना इसके अंदर उत्पन्न करना है। जीव यहाँ इस पोजीशन इस पोर्शन में रहा हुआ है। अब जीव सीधा जाएगा कैसे, एक समय की गति से। एक समय की गति यानी कि जीव ऐसे सीधा जा रहा है या ऐसे सीधा जा रहा है, इसको उत्पन्न यहाँ इस एरिया में होना है। तो पहले नीचे आएगा, फिर उसके बाद मोड़ लेगा, तो कम से कम इसको 2 समय तो लगेंगे, एक समय में नहीं जा सकता। हाँ आंटी, ऊपर एक गोल रेड पेन से बना दो ना, मनुष्य क्षेत्र बनाओ गोल थोड़ा से। ये ना आंटी ये पूरा बना हुआ है ये वाला, ये नहीं गोल एक पेन से करो, खाली छोटा से करो, 45 लाख योजन। हाँ ये यही बनाया आंटी। अच्छा हाँ, स्वयंभू रमण समुद्र जितना, हाँ ये पूरा नहीं, ये छोटा सा है, छोटा सी ये छोटा सा है, हाँ एकदम छोटा सा। ये बाहर वाला तो पूरा आपका 1 रज्जु का वो हो गया। स्वयंभू रमण समुद्र से स्वयंभू रमण समुद्र तिरछा लो, और ये बीच में छोटा सा मनुष्य क्षेत्र है। इस क्षेत्र से उत्पन्न होकर के इस जीव को जाना है, तो इसको सीधा आकर के मोड़ लेना ही पड़ेगा। एक समय में ये इस क्षेत्र में उत्पन्न नहीं हो सकता। 1000 योजन नीचे से स्टार्ट हो रहा है, मनुष्य क्षेत्र यहाँ तक भी आ रहा है, ये 1000 योजन तक भी आ रहा है, नीचे तक भी आ रहा है, तो भी इस जीव को यहाँ उत्पन्न होना है तो इसको मोड़ लेना ही पड़ेगा, एक समय में उत्पन्न नहीं हो सकता। और 2 समय 3 समय 2 समय तो ये हो गया, तीसरे समय में वो जीव इस त्रसनाल के अकॉर्डिंग इसको मोड़ लेना होना तब होगा। आंटी मैंने एक मॉडल बनाया है, आपको बताऊं मैं? दिखाओ, 1 मिनट, नहीं सबको मैंने है दिखाओ। ना, हाँ ये एक्चुअली है ना, मैंने शोभा आंटी, 1 मिनट कैमरा क्यों नहीं रोटेट हो रहा। हाँ ये मैंने शोभा आंटी से अभी सीखा था ना, फिर मैंने ये 4 समय का बताया है दिशा में। ये जीव पहले समय से, ये आपका स्थावर नाल है,
ये पूरा बाहर का जो एरिया पूरा स्थावर नाल है और ये वाली पूरी त्रस नाल है, ठीक है। जीव ने यहाँ से प्रवेश किया, इसके अंदर, इस त्रस नाल के अंदर प्रवेश किया जीव ने, ये इस पोजीशन से। अब ये जीव यहाँ निकला ऊपर त्रस, इसमें क्या क्या बोलते हैं, ये वाली त्रस नाल के अंदर। अब इस त्रस नाल में ही इस जीव ने मोड़ लिया, क्योंकि इसको पीछे की साइड यहाँ पर उत्पन्न होना, ये दिशा का डायग्राम है। ये जीव यहाँ निकला, इसने सीधा यहाँ मोड़ लिया और फिर इसके बाद वापस मोड़ लेके यहाँ उत्पन्न हो गया। ये 4 समय की गति बताई है आंटी। ये है दिशा से दिशा का डायग्राम बनाया है आंटी, ये वाला। ठीक, हो गया श्रेया जी आपका? हाँ सर, हो गया। पढ़ो। ये एक डाउट मेरा है, ये क्वेश्चन नंबर 8494। 8494, हाँ बोलो। आंटी इसमें बताया ना कि 7 पृथ्वियां, अधोलोक, ऊर्ध्वलोक, इन 9 की पृथ्वी, मतलब तो 7 पृथ्वी अधोलोक में ही तो है। नहीं, ये 7 पृथ्वियों के प्रश्न चले ना, पहले रत्न प्रभा पृथ्वी का चला, तब मनुष्य क्षेत्र की अधोलोक बात में ही आती है ना आंटी, है। मतलब 7 पृथ्वी अधोलोक में ही तो आती है, फिर अलग से अधोलोक। अधोलोक का अलग बोल लिया है ना भगवान ने। देखो 8491 में किसकी बात चल रही है, पहले 7 पृथ्वियों से किया। शर्करा पृथ्वी का पूर्व चर्मांत के जीव मनुष्य क्षेत्र, रत्न प्रभा पृथ्वी के मनुष्य क्षेत्र, 7 पृथ्वियों में लिया। फिर देखो ऊपर अधोलोक का बोल चल रहा है ना 8491 वही में। difference समझना था आंटी की, जैसे पृथ्वियां तो अलग अलग ले। अधोलोक देखो, रत्न प्रभा में तो इतना ही क्षेत्र लेना होगा, अधोलोक में तो पूरा क्षेत्र ले लोगे। अच्छा, वो गनोदधी, गंगात और वो सारा मिला के। दूसरी पृथ्वी की बात करोगी तो पहली को भी छोड़ दो, बाकी सबको छोड़ दो, सिर्फ दूसरी की बात करनी है, इसमें हाँ, सबकी बात करनी क्लियर हुआ आंटी। एक प्रश्न मैं और पूछ लूं सर? है। हाँ बोलो सा। 8503 में जो ये 7-8 कर्मों का बंध करते हैं, श्रोतेंद्रिय, आवरण आदि 14 कर्म प्रकृतियां, प्रश्न संख्या 8460 देखे वेदते हैं, इनमें 4 समुद्गात है और 74 स्थानों से आकर उत्पन्न होते हैं। ये था 46 तिर्यंश, ठीक है, 3 मनुष्य, ठीक है, 25 देव में 10 भवनवासी, 8 वाणव्यंतर, 5 ज्योतिषी की। तो ज्योतिषी की में कौन से वाले लिए, चर लिए, अचर लिए, या क्या चीज अक्षर लिए? अक्षर भेद नहीं किया यहाँ, खाली चंद सूर्य ग्रह नक्षत्र तारा 5 भेद बता दिए। तो मतलब ये औगिक कोई भी औगी कथन कथन, होगी। सामूहिक रूप में औगिक कथन है। तो इसी क्योंकि तरह से जो दोनों वाणव्यंतर का, अक्षर भी आते हैं, अचर भी आते हैं, अचर भी तो आके उत्पन्न हो रहे हैं केंद्रीय में, तो दोनों है। बस इसलिए एक मैंने पढ़ा तो थोड़ा सा खुलासा कम मिला। 8 वाणव्यंतर। हाँ, तो वाणव्यंतर की मुख्य जातियां है ना, पिशाच, भूत, यक्ष, राक्षस आदि, उन्हीं को ग्रहण किया गया, बाकी उनके अधीनस्थ है। इसका खुलासा पहले भाग में कहाँ है? प्रश्न नंबर कौन बताएगा? श्वेता ध्यान है कि उपजातियां आदि है सारा, इसका बहुत खुलासा दिया हुआ है, सब खोज के रखना, नेक्स्ट क्लास में पढ़ो। अभी ये पढ़, और कुछ है आपका? नहीं बस। हाँ बोलो अनीता। ऐसी मेरे को वो श्वेता जी जो मॉडल बनाए ना, वो वाला अभी तक क्लियर ही नहीं हुआ 4 समय। ठीक है, फिर उससे समझ लेना ना बाद में, ठीक है। हाँ भाभी, अपने जो हाँ। ऋतु गति से जो जीव जाता है, जिस आकाश प्रदेश की यानी श्रेणी से वो जा रहा है, उसी में आगे जाके तो उत्पन्न हो ही सकता है ना, उस पंक्ति को ना छोड़ते हुए। हाँ, उस पंक्ति को ना छोड़ते हुए स्पर्श, अगल बगल का क्षेत्र भी तो स्पर्श करेगा। हाँ नहीं, अगल बगल का तो करेगा ही, लेकिन उस पंक्ति को ना छोड़ते हुए भी वो इसी में जाके दो आगे दंतक उत्पन्न। को स्पर्श कर रहा है, ये बात वहां 10 दिशाओं के टुकड़े में आ चुकी है कि एक बेंद्री का बहुत देश लोकांत में बता। तो बहुत देश कैसे माने? वो बेंद्री यहाँ से रसनाल में बेंद्रीय जीव वहां चरमांत में उत्पन्न होने वाला है, मान लो सूक्ष्म रूप जीव के रूप में, तो वो 2 देश आएगा, वो 2 दंतकों को स्पर्श कर रहा है मारणांतिक समुद्गात से। हाँ, वो तो 2 दंतों को स्पर्श करने हैं, पर यहाँ पर उन कर रहा है। हाँ मारणांतिक समुद्गात से वो रिजु से भी तो जा सकता है, हाँ हाँ वक्र से भी जा सकता है, रिजु से भी जा सकता है। शरीर इतना चौड़ा है, 2 दंतक आ गए, उसके 2 क्या अनेक दंतक आ गए मान लो, तो बहुत देश हो गया उस समय। ठीक है। प्रश्न 8505, चौभंगी में
कर्म बंध का वर्णन किस प्रकार किया गया है? उत्तर, कर्म बंध 4 प्रकार का है। प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, अनुभाग बंध और स्थिति बंध। चौभंगी को चारों प्रकार के बंध से घटित किया जा सकता है। प्रश्न 8506, एकेंद्रिय के चारों प्रकार के कर्म बंध को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, पॉइंट 1, प्रकृति बंध और प्रदेश बंध योग से होता है तथा अनुभाग बंध और स्थिति बंध कषाय से होता है। एकेंद्रिय जीवों शुभ योग को किसकी उपमा दी गई है? इसी किताब में आया हुआ है, योग के 25वें शतक में योग में आया हुआ होना चाहिए। शुभ योग को कल्प वृक्ष की उपमा दी गई है। हाँ, पढ़ो। एकेंद्रिय जीवों के जघन्य स्थिति बंध से उत्कृष्ट स्थिति बंध फल के असंख्यतम भागी अधिक होता है, अर्थात विशेषाधिक ही होता है। श्री प्रज्ञापना सूत्र पद 23 उद्देशक 2। पॉइंट 2, सभी एकेंद्रिय जीवों के प्रकृति 7-8 कर्म बंध समान है। पॉइंट 3, जिन एकेंद्रिय जीवों का योग तुल्य हो तो उनका प्रदेश बंध भी तुल्य और योग विषम हो तो प्रदेश बंध भी विषम होता है। पॉइंट 4, एकेंद्रिय जीवों में भी राग द्वेष रूप काषायिक भावों में तुल्यता अतुल्यता दोनों होती है, इसलिए अनुभाग बंध और स्थिति बंध समान या विशेषाधिक होता है। प्रश्न 8507, सम स्थिति वाले एकेंद्रिय जीव सम विशेषाधिक कर्म बंध करते हैं, इस प्रथम भंग को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, सम स्थिति यानी एक साथ आयु का उदय हुआ तथा मृत्यु भी एक साथ में होने के कारण विवक्षित भव में समान समय तक विशेषाधिक कर्म बांधते हैं। इस कारण से सम स्थिति वाले सम विशेषाधिक कर्म बांधते हैं, ऐसा कहा गया है। समान कर्म बंध की यहाँ विवक्षा नहीं है। समान भी तो प्रश्न बांध सकते हैं, दो एकेंद्रिय जीव समान है, उनके अध्यवसाय तुल्य आदि, लेकिन यहाँ समान की नहीं, कथन समान का कथन नहीं है। प्रश्न 8508, सम स्थिति वाले विषम विशेषाधिक कर्म बंध करते हैं, इस द्वितीय भंग को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, एक साथ आयु का उदय हुआ किंतु मृत्यु अलग अलग समय में होने से विषम असमान समय तक विशेषाधिक कर्म बांधते हैं। प्रश्न 8509, विषम स्थिति वाले सम विशेषाधिक कर्म बांधते हैं, इस तृतीय भंग को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, आयु का उदय भिन्न भिन्न समय में हुआ अतः विषम स्थिति वाले हैं, लेकिन मृत्यु साथ में होने से समान समय तक विशेषाधिक कर्म बंध करते हैं। प्रश्न 8510, विषम स्थिति वाले विषम विशेषाधिक कर्म बंध करते हैं, इस चतुर्थ भंग को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, आयु का उदय और अंत भिन्न भिन्न समय में हुआ किंतु कर्म बंध विशेषाधिक करते हैं। नोट, 34वें शतक के प्रथम अवांतर शतक का प्रथम उद्देशक संपूर्ण। प्रश्न 8511, प्रथम अवांतर शतक का दूसरा उद्देशक अनंतरोपपन्न, चौथा अनंतरावगाढ़, छठा अनंतराहरक और आठवां अनंतर पर्याप्तक, इन 4 उद्देशकों में एकेंद्रिय के भेद बंध यावत भंगों का वर्णन कीजिए। पॉइंट 1, 5 सूक्ष्म और 5 बादर एकेंद्रिय के 10 भेद अपर्याप्त के हैं और आयु के सिवाय 7 कर्मों का बंध करते हैं, क्योंकि अनंतरोपपन्न आदि उद्देशकों में प्रथम समय
उत्पन्न जीवों का कथन है। ये आयु बंध नहीं करते। सबने 11 उद्देश्य के नाम लिख के प्रैक्टिस किए? नहीं किए तो अब भी कर लो। कितनी बार भगवान महावीर कह रहे हैं अनंतरोपपन, अनंतरावगाढ़ का वर्णन, और अनंत काल से, अतीत के अनंत काल से महापुरुष, गंधर्व महापुरुष इसका उल्लेख करते रहेंगे, शास्त्र रचना करेंगे। उस समय हम भी कर लें और भविष्य में भी करते रहेंगे, शाश्वत है। लिख के प्रैक्टिस कर लो रफ पेपर में। पॉइंट 2, पूर्व कथित 14 कर्म प्रकृतियों को वेदते हैं और इनमें वेदनीय और कषाय ये 2 समुद्घात होती है। पर्याप्त जीव ही वैक्रिय समुद्घात करता है तथा इंद्रिय पर्याप्ति पूर्ण होने के बाद ही आयु बंध करके मारणांतिक समुद्घात करता है। इसलिए इन उद्देशकों में एकेंद्रिय में उत्पत्ति के समय 2 समुद्घात कही है। एक जीव में भी उत्पत्ति के समय 2 समुद्घात हो सकते हैं। लेकिन आचार्य श्री की धारणा है प्रधानता एक की रहेगी। कोई मर रहा है, असाता वेदनी समुद्घात भी कर रहा है और कषाय समुद्घात भी कर रहा है। दोनों समुद्घात चल रही है, लेकिन जिसकी प्रधानता की अपेक्षा एक कह रहे हैं। पॉइंट 3, इनमें पहला और दूसरा भंग भी पाया जाता है, यथा सम स्थिति सम विशेषाधिक कर्म और बी सम स्थिति विषम विशेषाधिक कर्म। इन चारों उद्देशकों में सम उत्पत्ति का ही कथन है, यानी एक साथ अनंतरोपपन्नादि हुए। नोट, शेष 3, 5, 7, 9, 10, 11 इन 6 उद्देशकों का समग्र वर्णन प्रथम औगिक उद्देशक के समान कहना चाहिए, अर्थात प्रत्येक उद्देशक के 14,304 गमक हैं। प्रश्न 8512, श्रेणी शतक के प्रथम अवांतर शतक के 11 उद्देशकों के कुल कितने गमक हैं? उत्तर, पॉइंट 1, अनंतरोपपन्नादि 4 उद्देशकों में काल नहीं करते हैं, इसलिए यहाँ श्रेणी शतक में इनके गमक नहीं कहे हैं, क्योंकि इनकी विग्रह गति नहीं होती है। पॉइंट 2, पूर्वोक्त 14,304 गमक कहे हैं, उनको औगिक और परंपरोपपन्न, परंपरावगाढ़ और काट दो ना, और की जगह कॉमा है। हाँ, कॉमा है ना? औगिक, परंपरोपपन्न, परंपरावगाढ़, परंपराहरक, परंपर पर्याप्तक, यहाँ का जोड़ना था ना, करेक्शन था इसमें। हाँ, करेक्शन करके ही बोलती जाओ। हाँ, किया हुआ। चरम और अचरम, इन 7 उद्देशकों से गुणा 14,304 × 7 करने से कुल 1,01,28 गमक होते हैं। 1,00,128 गमक होते हैं। ध्यातव्य बिंदु, उपर्युक्त परंपरोपपन्न यावत परंपर पर्याप्तक इन 4 उद्देशकों के 14,304 गमक का वर्णन पूर्व पर्याय से जानना चाहिए। पर्याय काट दो प्लीज, मारणांतिक समुद्घात लिख लो यहाँ। 14,304 गमक का वर्णन मारणांतिक समुद्घात से जानना चाहिए। मारणांतिक समुद्घात करा दो सबको करेक्शन, क्योंकि पूर्व पर्याय हम लास्ट में लेते हैं जब हमें और कुछ भी नहीं मिलता है उसका, जो हमारे पास उपलब्ध नहीं है उसमें से। अब यहाँ तो साफ है, देखो, अनंतर परंपरानुपपन, पिछले भव की आयु बाटे बहते वाली हो, अगर मारणांतिक समुद्घात कर भी रहा है तो वो अनंतर परंपरानुपपन उत्पन्न ही नहीं हुआ, पूर्व भव की आयुष वेद रहा है। तो यहाँ परंपरोपपन अवस्था में मारणांतिक समुद्घात कर रहा है, उस अपेक्षा से लेना है। ध्यातव्य बिंदु वापस पढ़ रही हूँ। हाँ, पढ़ो। उपर्युक्त परंपरोपपन्न यावत परंपर पर्याप्तक इन 4 उद्देशकों के 14,304 गमक का वर्णन मारणांतिक समुद्घात से जानना चाहिए, क्योंकि शतक 14 उद्देशक 1 में
अंतराल गति वालों को अनंतर परंपरानुपपन्नक कहा गया है। अब देखो जो मानसिक समुद्घात कर रहा है वो परंपरोपपन्नक जीव ही है। कोई भी जीव काल करेगा, पर्याप्त में भी तो इंद्रिय पर्याप्ति पूर्ण करके करेगा, वही जीव कर रहा है मानांतिक समुद्घात में, इसी भव की आयुष का वेदन कर रहा है। तो ये उनकी जो भी विग्रह गति है अभी है, और बाद में भी अगर काल करके असमय मरण से भी जाएगा तो उसी क्षेत्र में जाएगा, वैसी ही गति करके जाएगा। मारणांतिक समुद्घात में अगर वो 2-3 समय की गति की है तो पुनः अगर असमया मरण से जाएगा पर भव की आयु के उदय में, तो भी वो 2-3 समय की गति करेगा। हाँ बोलिए, बोलो सोनम। हाँ आंटी, एक तो ये जो करेक्शन था उसमें शतक 14 है या शतक 4 है? उद्देशक 1 के अंत में अंतराल गति वालों क्या है? ये जो अभी क्या था, शतक 14 उद्देशक 1। शतक 14 है। और आंटी मैं तो मेरा क्वेश्चन ही भूल गई। बाद हाँ में आंटी, वो सम विशेष अधिक और विषम विशेष अधिक थोड़ा सा समझना था, मतलब देखो सम किसे कहा है, सम विशेषाधिक तो पहला ही पॉइंट 1 लो 8504 में एक्सप्लेन किया है ना, पढ़ो तुम पॉइंट 1 का नोट को पढ़ो। सम स्थिति वाले केंद्रीय जीव सम विशेष अधिक कर्म बंद करते हैं। तो सम विशेष अधिक को कैसे समझेंगे? तो कुछ नंबर नोट का पॉइंट 1 पढ़ो। इस चौबंगी में एकेंद्रीय जीवों की आयु वेदन के 4 भेद करके कर्म बंध की न्यून अधिकता का वर्णन किया गया है। सम स्थिति और विषम स्थिति शब्द आयु के उदय की अपेक्षा है, और सम और विषम विशेषाधिक कर्म बंध शब्द मृत्यु के समय और कर्म बंध की न्यून अधिकता की अपेक्षा है। तो मेरे ठीक को है। वो कर्म बंध की न्यून अधिकता ही समझनी आंटी, जैसे अपन जाजेरी और वो लेंगे। हाँ न्यूनाधिकता बता रहे हैं विशेषाधिक से, प्लस सम एक साथ में काल किए हाँ वो भी है। वो तो सम स्थिति और विषम स्थिति तो समझ में आई आंटी, बस वो विशेषाधिक को देखो सम स्थिति तो हो गई, एक साथ में आयु का उदय हुआ उन जीवों का। विषम स्थिति सम स्थिति वाले में तो वो लेना, और सम विशेषाधिक कर्म बंध में सम शब्द ले रहे हैं मृत्यु की अपेक्षा, यानी समान आयु के उदय वाले हैं और साथ में काल की है, और विशेषाधिक कर्म बंध कर रहे हैं। एक इंद्रिय जीव, उसका वर्णन है, 3 बोलों का वर्णन है, आयु के उदय का और मरण का और कर्म बंध विशेषाधिक कर रहे हैं उसका। ठीक है, ठीक है आंटी। बोलो प्रतिभा। हाँ प्रणाम भाभी जी। भाभी जी यहाँ पे जो ये विशेषाधिक कर्म बंध लिया है, ये खाली प्रकृति बंध को छोड़कर शेष जो प्रदेश अनुभाग और स्थिति की अपेक्षा समझना है ना, क्योंकि प्रकृति तो इन्होंने लिखा है कि सेम होती है एक इंद्रियों में। हाँ। योग हीनाधिक होगा तो योग कितना आगम में देखो, अबादा काल के थोपड़े में सिर्फ स्थिति का अपने पास उल्लेख मिल रहा है। तो अबादा काल अनुभाग भी तो विशेषाधिक मतलब अब विशेषाधिक है या कुछ अधिक है पता नहीं, अच्छा, कह मतलब नहीं सकते। न्यूनाधिक लिखा है ना यहाँ पे एक जगह में कहीं पे कि प्रदेश बंध भी प्रदेश बंद न्यूनाधिक होगा या कहाँ पढ़ो कहाँ है। कहीं पे जगह आया तो है योग एक विषम हो तो प्रदेश बंद भी विषम होगा, पॉइंट 3 देखो। हाँ, तो खाली विषम होता है तो उसमें विशेषाधिक भी तो समझ सकते हैं ना, मतलब श्योर नहीं बोल नहीं है तो फिर कैसे बोले, या तो कर्म साहित्यों में एक बार देखना होगा कि इनका कितना पर बताया है। भाभी जी यहाँ पे पॉइंट तो 4 ही लिए ना, कि मतलब सम और विषम और विशेषाधिक, ये सब में तो विशेषाधिक तो लिए ही हैं, हाँ, तो ये विशेषाधिक अपने को फिर समझना ही है। कर्मबंध शास्त्रकार किस आशा से कह रहे हैं? स्थिति की अपेक्षा तो अपने पास प्रमाण है, अबाधा काल का थोपड़ा, ये तो एक्सप्लेन करने के लिए लिख दिया है कि भाई 4 प्रकार का बंध हो रहा है, तो इसमें प्रकृति बंध तुल्य है 7-8 कर्मों का, प्रदेश बंध योग पर निर्भर कर रहा है, योग तुल्य तो वो तुल्य, योग विषम तो वो विषम, इतना ही लिखा है यहाँ पे खाली देखो। और अनुभव बंध कितना है, विशेषाधिक कैसे बोलो, या तो पूरा देखना पड़ेगा, कर्म ग्रंथों में देख के निकालना पड़ेगा, अभी तो ध्यान नहीं है। अच्छा, किसी को एक ध्यान और तो बता दो ये केंद्र के अनुभाग बंध के अल्पबहुत्व का। सुनीता नहीं तो ध्यान है। भाभी जी ये जो भंग दिए है ना, ये जो 8504 में कि हाँ। 4 ही भंग दिए हैं, तो ये 4 भंगों में से ही कुछ ना कुछ होगा ना, ये तो फिर क्लियर ही हो रहा है कि विशेषाधिक ही होगी। क्या पता यहाँ खाली स्थिति की अपेक्षा हो।
आंटी स्थिति 8506 का .4 देखिए ना। देखो प्रतिभा, इसमें है ना, यहाँ हाँ। पे स्थिति का तो अपने पास प्रमाण है, अबाधा काल का समान या विशेषाधिक होता है, ये दोनों बात आई हुई है ना यहाँ पे। हाँ, तो विशेषाधिक का तो समान की तो यहाँ बात ही नहीं की गई है ना, समान कर्मबंध की यहाँ विवक्षा नहीं है, विशेषाधिक बता रहे हैं शास्त्रकार सिर्फ। और अब अनुभाव स्थिति का हमें पता है, अनुभाव का क्या पता, या तो अनुभाव की अल्पभूत तो देखनी पड़ेगी इसके। अच्छा। केंद्रीय के अनुभाग में कितना हीनाधिकता है, संख्या गुणा है, विशेषाधिक है, ध्यान नहीं, इसलिए उस वक्त लिखा भी नहीं मैंने, देखी और नहीं। 8512 के बाद इन्होंने जो अभी धातव्य बिंदु पढ़ा ना, तो मेरे किताब में है ही नहीं, ये क्या पुरानी किताबों में है नहीं क्या? ये तुम देखना, प्रश्न करेक्शन आया था। करेक्शन भेजा गया था, ये 4-5 अच्छा, प्रश्न तुम उसमें ठीक। देख अपने फोन में, 3-4 ठीक प्रश्न। है। आंटी मैं पूछूं? हाँ बोलो। आंटी ये 8506 के .4 में आपने अनुभाग बंध का विशेषाधिक होना लिखा तो है? कहाँ है बोलो, पॉइंट नंबर 4 8506। स्थिति अनुभाग और स्थिति बंध समान या विशेषाधिक, मैं एक्चुअली स्थिति बंध को ही हाईलाइट कर रही थी, अनुभाग का मुझे याद नहीं है। अच्छा, एक आंटी है ना, क्वेश्चन नंबर 8511 के पॉइंट नंबर 2 की लास्ट लाइन, एक जीव में भी उत्पत्ति के समय 2 समुद्घात हो सकते हैं, एक तो वेदना होगा, एक कषाय होगा, तो वेदना किस अपेक्षा से होगी उसको उत्पत्ति के समय? पूर्व भोग के वेदना समुद्घात में काल किया, साथ में समुद्घात ले गया, तो वो उत्पत्ति के समय पूर्व भाव की वेदना उसको अभी भी है। हाँ तो उसको पूर्व कौन सी वेदना, वो उसको कौन सी वेदना, वो मरण की वेदना तो नहीं कहलाएगी। यहाँ कोई काल कर रहा है बहुत, हम आचार्य श्री तो साता वेदने की भी मान ही रहे, बहुत साता में काल कर रहा है। नहीं छामी टुकड़ा आंटी, उसको वेदना जो कहलाएगी उस उत्पत्ति के समय वो कौन सी कहलाएगी? मारणांतिक तो पूरा हो गया, यहाँ तो उत्पन्न हो गया, मरण तो हो चुका उसका, तो मारणांतिक तो कहलाएगा नहीं, तो कौन सी वेदना के कारण हो रहा है उसको वो वेदना समुद्घात? साता या असाता की वेदना समुद्घात इसने मरण के पहले चल्लू की, वो वहां खत्म हो रही है, अनंतरोपन्नक अवस्था में है। यहाँ पूरा माँ जुम्मा में नानता में स्पष्ट दे ही दिया ना, वहां भी यहाँ भी हाँ, वो दिया, तो यदि नानता में है, अनंतरोपन्नक में 2 मानिए, कई आचार्य क्या बोल रहे हैं, इसमें दोनों में उपयोग रह सकता है, जो भी दोनों मान रहे हैं, आचार्य श्री कहते हैं प्रधान दोनों चल रही है उसके, साता भी चल रही है, कषाय भी चल रही है, बहुत साता वेदनी है, बहुत लोभ करते हुए जीव काल कर रहा है, लोभ समुद्घात, हमेशा यही मत सोचो कि जीव क्रोध में ही काल कर रहा है, मान समुद्घात में काल कर रहा है कोई जीव, तो वो साथ में जा रहे हैं, उसके दोनों समुद्घात चल रही है साथ में, लेकिन एक की प्रधानता आचार्य श्री की धारणा है। हाँ, वो एक समय में एक समुद्घात बोलते हैं, ऐसा लिखा हुआ है नहीं, मेरा। समय में 2 मान रहे हैं अपने भी। अच्छा, मेरे पास एक का ही लिखा हुआ है। खैर, 14,304 गम्मक आपने है ना अभी बोला, पूर्व पर्याय की जगह मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा बोलना, तो हाँ। आंटी मारणांतिक समुद्घात ही क्यों ले, असमोया की अपेक्षा नहीं हो सकता क्या? असमोया से कैसे लोगे, असमोया में किसकी आयु प्रश्न का तो यही चल रहा है ना कि यहाँ के बोल, ये गम्मक किसके हैं? पूर्व चर्मांत के 12 बोल, पूर्व चर्मांत के 12 बोल में कितने समय की विग्रह गति से उत्पन्न होते हैं, तो उसके समोया। तुम इतनी हाँ, जल्दी बोल रहे हो ना, जल्दी से समझ भी नहीं आ रहा प्रश्न भी, देखो असमोया प्रश्न संख्या है आंटी 8496, प्रश्न है जो हम 144 गम्मक बना रहे हैं ना, उसमें एक गम्मक बोल रही हूँ कि लोक के पूर्व चर्मांत के 12 बोल के जीव मरकर पूर्व चर्मांत के 12 बोलों में कितने समय की विग्रह गति से उत्पन्न होते हैं। जब प्रश्न गम्मक में, तो यहाँ हम सिर्फ मारणांतिक ही क्यों ले रहे हैं? प्रश्न में तो कुछ खोला ही नहीं है ना। नहीं, प्रश्न में नहीं, बात किसकी चल रही है, परंपरोपन्नक उद्देशक की बात चल रही है, ध्यातव्य बिंदु पढ़ो, उपयुक्त परंपरोपन्नक यावत परंपर पर्याप्त तक, इन उद्देशकों में क्या लोगे, मारणांतिक समुद्घात ही लेना पड़ेगा। मारणांतिक समुद्घात कौन कर रहा है, इस पूर्व भोग की आयु वाला ही कर रहा है ना मारणांतिक समुद्घात। अच्छा, वो परंपरोपन्नक है वो। हाँ, वो मारणांतिक समुद्घात कर रहा है, 4 समय की विग्रह गति आदि। अच्छा, असमया मरण में वो परंपरोपन्नक नहीं कहलाएगा इसके लिए ना? मरण में तो पूर्व भोग की आयुष छोड़ दिया, तब कैसे परंपरोपन्न कहलाएगा, तब तो वो हाँ, अनंतर हाँ। कहलाएगा। सही है, बहुत गहरा पॉइंट है, कृपा प्रणाम। हाँ शोभा भाई,
ये मैंने भेज दिया था, बाद में मुझे ध्यान आया, मैंने कहा अरे ये तो गलत लिख के भेज दे, ठीक कर लेना सबको इसको। भाभी जी यही वाला समझना था जो ये बोल रही है मानसिक समुद्घात, अभी भी नहीं पूरा समझ में आया। देखिए शोभा भाई, जीव मारणांतिक समुद्घात कर रहा है तब कौन सी आयुष का वेदन कर रहा है? पूर्व भव की ना, इस भव की, हाँ इसी के, इस हाँ भव को इस भव के समझ लो, हाँ। इस भव की आयु का वेदन कर रहा है। इस भव में जीव काल कर रहा है तो कौन होता है? परंपरोपपन्नक। अनंतरोपपन्नक में तो काल करेगा नहीं, परंपरोपपन्नक में काल कर रहा है, तो परंपरोपपन्न उद्देशक आदि की बात कर रहे हैं अपन। तो परंपरोपपन्न उद्देशक में विग्रह गति का वर्णन कैसे करेंगे? मारणांतिक समुद्घात से करेंगे। और अगर एक समय वाली गति का करेंगे तो 1 2 3 4 औगिक पूरा कथन करना है ना अपने को, तो हाँ औगिक कथना है पूरा, एक समय की ले लो, परंपरोपपन्न नहीं है, उद्देश्य कोई घटित करना है। इसमें नवरम देख लेना चाहिए, जहाँ कोई बोल इधर उधर करना हो तो भगवती सूत्र का ज्ञाता उसको पूर्व पाठों के अनुसार शुद्ध करके करता है। अच्छा, ये अनंतर पपन्नक आ चुका है इसलिए बोलकर ना, क्योंकि अनंत- अपर की आयु हो जाएगी तब तो उसका अनंतर परंपरक हो जाएगा, वो बाटे बैठे में विग्रह गति पाठ्य व्यत्यय में वो हो जाएगा, हाँ। फिर परंपरोपपन्नक कहलाएगा नहीं, अनंतर परंपरा उपपन्नक कहलाएगा। उत्पन्न हो जाएगा तो उस भव का अनंतरोपपन्नक हो जाएगा। तो परंपरोपपन्नक में जो भी वर्णन करना है विग्रह गति के समक्ष, सभी बोल बोलना है, ऐसे का ऐसे लेना है भंग सारे, तो वो सभी मारणांतिक समुद्घात से समझना है। ठीक है, हाँ ठीक। टाइम हो गया आंटी। हाँ। जय जय कृपा आंटी। जय श्री राम।